नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी जिस लिहाज से बजट को पेश कर गए, दुनिया अपने लिहाज से हिंदुस्तान को विकास की धारा खोलते हुए, सीमाएं तोड़ते हुए अब निवेश करने को तैयार हो रही है। न्योता भी आ गया। क्या ये अच्छे दिन की आहट है? लेकिन देश के लिए हो ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए अच्छे दिन की आहट कई मायनों में है। पूरी दुनिया से कहा गया है बजट बेहतरीन है, लेकिन इन सब के बीच अहमदाबाद पहुंचे अमित शाह, जो बीजेपी अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने भी किस तरीके से गुजरात में कहा गया ये जोड़ी जबरदस्त है। और इन सब के बीच सरकार के कामकाज को लेकर आज दस्तक की नजर रहेगी। तो आइए जरा टटोलने की कोशिश करते हैं कि अच्छे दिन आ गए, और इस अच्छे दिनों की आहट, मोदी जी के अच्छे दिन का जिक्र हम कर रहे हैं। दरअसल बजट कल पेश किया गया और न्योता उसके 24 घंटे बीतने से पहले ही आ गया। न्योता आज आया अमेरिका से। इस न्योते के जरिए यह बात का जिक्र किया गया है कि अब भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध बनेंगे। जो पत्र दिया गया उसमें कुछ बातें हैं, किन किन चीजों पर बातचीत होगी। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का जिक्र है, उस दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। एनर्जी सिक्योरिटी का जिक्र है, और इसके साथ ही इस बात का भी जिक्र है कि सुरक्षा में दोनों एक दूसरे को सहयोग कैसे दें। आतंकवाद के मद्देनजर खुफिया जानकारी का आदान प्रदान भी किया जाएगा, और खासतौर से अफगानिस्तान के मद्देनजर भी एक बड़ा सवाल है कि उसमें सहयोग और संवाद बना रहे, इस दिशा में भी बातचीत होगी। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्या था इस बजट में जिसमें अमेरिका ये कह रहा है और वो कंपनियां जो कल तक मनमोहन सरकार को नेगेटिव में ले जाती थी, आज पॉजिटिव हो गई है। ऐसा क्या है? आइए एक रिपोर्ट दिखलाते हैं जिससे बहुत कुछ साफ होगा कि दरअसल इस बजट के पीछे उन परिस्थितियों को पहली बार देखा जा रहा है जिससे भारत का बाजार नहीं बल्कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का वो पूरा रास्ता दुनिया भर के लिए खुलेगा, जो दुनिया अभी भी आर्थिक तौर पर मंदी से उबर नहीं पा रही है, अपनी जगह पर छटपटा रही है। बजट में ऐसा क्या है कि दुनिया नरेंद्र मोदी की मुरीद हो रही है, और बजट के अगले दिन ही दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति का न्योता दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को मिल गया। असल में मौजूदा वक्त में भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजार का प्रतीक है, और मोदी के बजट ने इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा उपक्रम, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जिस तरह दुनिया को भारत में आने के लिए ललचाया है, उसने मनमोहन इकोनॉमिक्स से कई कदम आगे छलांग लगा दी है। वजह भी यही है कि ओबामा मोदी की मुलाकात का इंतजार समूची दुनिया को है, और खुद अमेरिका भी इस सच को समझ रहा है कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां रेलवे में 5 से 10 लाख करोड़ का निवेश होगा ही। सड़क निर्माण में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश होना ही है। बंदरगाहों को विकसित करने में 3 से 4 लाख करोड़ लगेंगे ही। इसी तरह सैकड़ों एयरपोर्ट बनाने की जरूरत भारत में अब भी है, जिस पर 3 से 4 लाख करोड़ का निवेश किया जाना बाकी है। वहीं भारतीय सेना की जरूरत जो अगले 10 बरस की है, वह भी तकरीबन $130 बिलियन की है। यानी मोदी सरकार को लेकर पहली बार दुनिया की आस भारत में पैसा लगाने को लेकर जगी है, क्योंकि बजट ने खुले संकेत दे दिए हैं कि भारत विकास के रास्ते को पकड़ने के लिए तैयार है, और दुनिया भर के देश चाहे तो भारत में पूंजी लगा सकते हैं। असल में यह रास्ता मोदी सरकार की जरूरत है, और यह जरूरत विकसित देशों को भारत में लाने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि भारत से अमेरिका, जापान, फ्रांस या चीन सरीखे देश कमाई भी कर सकते हैं। ध्यान दें तो प्रधानमंत्री मोदी को सौंपने आए ओबामा के नुमाइंदे ने आज आर्थिक संबंधों के साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बातचीत किए जाने के भी संकेत दिए। यानी रेल, सड़क, एयरपोर्ट से लेकर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगले 30 बरस की जरूरतों के मद्देनजर कोयला, गैस, पेट्रोलियम और नेफ्थाल सरीखे एनर्जी पर भी समझौते होंगे। साथ ही न्यूक्लियर प्लांट लगाने के बाद सप्लायर समझौते, या कहें सप्लायर एग्रीमेंट जो अभी तक अटके हुए हैं, समझौते उस पर भी होने हैं। यानी ओबामा से मोदी की मुलाकात दुनिया की पूंजी को भारत में लगाने की एक ऐसी छलांग साबित हो सकती है जिसके बाद मोदी सरकार का अगला कदम गरीब भारत को मुख्य धारा से जोड़ने का होगा, और असल परीक्षा तभी होगी। दरअसल दुनिया की नजर भारत पर है। अमेरिका खास तौर से चाह रहा होगा कि भारत के साथ अब आर्थिक संबंध से आगे भविष्य की रणनीति को साधने की दिशा में भी बढ़ा जाए, और यही वजह है कि कल तक मनमोहन इकोनॉमिक्स को
दुनिया की अर्थव्यवस्था को मापने वाली कंपनियां अगर नेगेटिव कह रही थी तो आज पॉजिटिव कह रही है। मसलन आज ये कहा जा रहा है, और किसी के जरिए नहीं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के जरिए ये सही दिशा में लिया गया कदम है, लेकिन इसमें बारीकियों की कमी है, यानी पॉजिटिव मान लिया गया है। वहीं अमेरिकी सीनेटर मार्क वार्नर का कहना है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात से बेहद खुश हूं कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए कई नियमों को अनुकूल बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव से भारत अमेरिका रिश्तों को पुनर्जीवित करने और एक दूसरे के फायदे के लिए मिलजुल कर काम करने का मौका आया है, और इस प्रक्रिया में ये बजट बेहद सहयोगी कदम है। तो जाहिर है अच्छे दिन, एक लिहाज से आप कह सकता है कि ये अच्छे दिन की आहट है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, क्योंकि दुनिया में उन्हें मान्यता मिल रही है, वह भी ऐसे मौके पर जब विश्व बैंक में काम करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक्स को दुनिया ने खारिज किया और अमेरिका के भीतर से भी तमाम कंपनियों की आवाज आई थी कि भारत की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है और जिस रास्ते से मनमोहन सिंह को चलना था वो पटरी से उतर चुके हैं। तो क्या अब उस रास्ते को मोदी ने पकड़ा है? हो सकता है, लेकिन मोदी के अच्छे दिन आ रहे हैं। दुनिया में अब निकलना है, ब्रिक्स की बैठक है 15 तारीख को, उसके लिए 13 तारीख को यहां से निकलेंगे। लेकिन इन सब के बीच आइए जरा देशी राजनीति के भीतर सरकार के मिजाज को जानते हैं। पहले फरमान आया था, कोई सेक्रेटरी नहीं, कोई प्यून नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, कोई अधिकारी नहीं जो कि यूपीए के दौर में किसी के भी साथ था, वो इस दौर में साथ नहीं होगा। फरमान बदल दिया गया। किसके लिए? रिपोर्ट देखिए। ये दो फरमान मोदी सरकार के मंत्रियों के लिए हैं। पहले फरमान ने देश के गृह मंत्री से उनका सचिव छीन लिया था, तो दूसरे फरमान ने वित्त मंत्री को अपना सचिव रखने पर राहत दे दी। जी आप ठीक समझ रहे हैं, बात राजनाथ सिंह और अरुण जेटली की ही हो रही है। सत्ता संभालने के 24 दिन बाद 19 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने फरमान जारी किया था कि यूपीए सरकार के दौर के नौकरशाहों को मोदी सरकार में न रखा जाए। यानी कोई भी मंत्री यूपीए सरकार के दौर में जो नौकरशाह काम कर रहा था, किसी भी मंत्री के साथ या नेता के साथ उसे ना रखा जाए, जिसका असर यह हुआ कि कई मंत्रियों को अपने सेक्रेटरी तक को बदलना पड़ा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी अपने चहेते नौकरशाह को साथ नहीं रख पाए। लेकिन 3 दिन पहले ही, महीने भर पहले के इस फरमान में सुधार कर दिया गया, और यह है 8 जुलाई का फरमान, जिसे 3 दिन पहले जारी किया गया। और इसमें जारी निर्देश में लिखा गया कि यूपीए सरकार के दौर में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं पर पहले वाला फरमान लागू नहीं होता। यानी इस नए आदेश के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने पुराने निजी सचिव को रख सकते हैं। सवाल है कि सुधार की जरूरत पड़ी ही क्यों? दरअसल इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में कोई बड़ा सस्पेंस नहीं है, क्योंकि राजनीतिक गलियारे में ये माना जा रहा है कि अरुण जेटली अपने पुराने सचिव को साथ रखना चाहते थे, तो ऐसे में पुराने फरमान को बदलना पड़ा, या कहें उसमें सुधार करना पड़ा। हालांकि इसका कुछ लाभ उन मंत्रियों को भी हो गया जिन्हें पहले फरमान के बाद ड्राइवर और प्यून तक को बदलना पड़ रहा था, क्योंकि नए फरमान में यह कह दिया गया है कि 3rd और 4th ग्रेड के कर्मचारियों को रखने की अब मंत्रियों को छूट मिल गई है। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक। लेकिन दरअसल सरकार के भीतर की मुश्किल यह है कि क्या सिर्फ और सिर्फ 2 मंत्रियों को इसका लाभ क्यों मिले? कुछ क्लैरिफिकेशन जानकारी के मुताबिक सरकार के भीतर के मंत्री ही चाह रहे हैं, और उन्होंने कार्मिक मंत्रालय को पत्र लिखा है और पूछा है कि क्यों हम अपने पुराने सचिवों को क्यों नहीं रख सकते हैं। बात आगे बढ़ाते हैं। सवाल यहां पर यह था कि क्या वाकई एक मंत्री के लिए नियम बदले जा रहे हैं? लेकिन दूसरा सवाल और निकला, मंत्री के लिए नियम बदले जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री के लिए कानून बदलने की बात हो रही है। जी, बात प्रधानमंत्री मोदी की है और बात प्रधान सचिव की है। तो प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव के लिए कानून बदलने की तैयारी में सरकार है, और ट्राई संशोधन बिल आज लोकसभा में जैसे ही रखा गया, उसके बाद संसद में हंगामा हो गया। असल में सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए नियमों में बदलाव कर पूर्व टेलीकॉम नियंत्रक निपेंद्र मिश्रा को प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव बनाया था, और अब मिश्रा की नियुक्ति को जारी रखने के लिए नया बिल लाया गया है। दरअसल नियमानुसार टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का पूर्व चेयरमैन केंद्र सरकार में कोई पद पा नहीं सकता, और विपक्ष का मानना है कि अगर कानून बदला गया तो इसका असर हर सेक्टर पर पड़ेगा। हम नहीं कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के
कुछ बुराई है या सब प्रधानमंत्री को किसी को रखने की कोई हक नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये लॉ का जो स्पिरिट था, जो स्वतंत्रता, वो प्रिजर्व करना चाहता है कि ये हम मान लेना चाहिए और इस सरकार इसको वायलेट करना बड़ी गलत बात है। लेकिन सरकार की मुश्किल यह है कि अगर अध्यादेश की जगह सरकार नया कानून नहीं बनाती है तो फिर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव मिश्रा की नियुक्ति खुद ब खुद निष्प्रभावी हो जाएगी। और यह प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि प्रधान सचिव मिश्रा की नियुक्ति 26 मई को पीएम पद के शपथ ग्रहण से पहले ही हो गई थी और सरकार बनने से पहले नृपेंद्र मिश्र पहले नौकरशाह थे जिन्होंने पीएमओ का कामकाज संभाल लिया था। नृपेंद्र मिश्र सिर्फ ट्राई के चेयरमैन नहीं रह चुके हैं, उससे पहले वो कल्याण सिंह के भी उस दौर में प्रधान सचिव रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन सवाल ये है कि इस दौर में एक तरफ कानून बदलने की बात, एक तरफ नियम बदलने की बात, और इन सब के बीच सबसे बड़ी उलझन ये आ गई है कि क्या सरकार की जीत या जनादेश जितना बड़ा उसे मिला, उसके बाद विपक्ष का नेता ना चुना जाना या किसी का ना बन पाना संवैधानिक प्रक्रिया में अड़चन डाल रहा है। जी, स्थिति यही है, क्योंकि संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए माना यह जाता है कि सहमति होनी चाहिए और सहमति के लिए विपक्ष के नेता का पद होना चाहिए, लेकिन वो तो है नहीं। मुश्किल क्या है, रिपोर्ट देखिए। मुख्य सूचना आयुक्त राजीव माथुर, सीवीसी प्रदीप कुमार, सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के केजी बालकृष्ण, जी, यह सभी अगले 3 महीनों के भीतर रिटायर हो रहे हैं। और इनकी जगह लेगा कौन, इसे सरकार तय नहीं कर पा रही है, क्योंकि संसद में विपक्ष का कोई नेता है ही नहीं। और चूंकि ये एक ऐसे संवैधानिक पद हैं जिन पर सिर्फ सरकार की सहमति से काम नहीं चल सकता, विपक्ष की सहमति भी जरूरी है, तो ऐसे में उलझन बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ संसद में मौजूदा संख्या ऐसी है कि कोई विपक्ष का नेता है ही नहीं। हालांकि कांग्रेस विपक्ष के नेता पद पर दावा कर रही है, लेकिन मोदी सरकार विपक्ष के नेता का पद कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। ऐसे में इन चारों संवैधानिक पदों के साथ साथ कुछ और संवैधानिक पदों की नियुक्ति को लेकर मुश्किल बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के अधीन आने वाले कार्मिक मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से नेता विपक्ष का नाम पूछा और तमाम बड़े संवैधानिक पदों की नियुक्ति के मसलों में नेता विपक्ष की सहमति को जरूरी करार दिया। तो ऐसे में मंत्रालय ने यह भी पूछा कि मौजूदा लोकसभा में नेता विपक्ष का नाम अब तक तय नहीं हो पाया है, लिहाजा कानून मंत्रालय ये साफ करे कि नेता विपक्ष माना किसे जाए। क्या सबसे बड़े विरोधी दल को नेता विपक्ष होना चाहिए या फिर विपक्षी दलों के सबसे बड़े समूह के नेता को यह दर्जा दिया जाना चाहिए? अब मुश्किल यह है कि कार्मिक मंत्रालय को इस बात की चिंता है कि आने वाले समय में कई बड़े संस्थान और विभागों के प्रमुख रिटायर हो रहे हैं और नए प्रमुखों की नियुक्ति में कहीं कोई संवैधानिक संकट न खड़ा हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि विपक्ष का नेता हो। लेकिन मुश्किल यह है कि बिना नेता विपक्ष की सहमति के इन पदों पर किसी को बैठाया भी नहीं जा सकता। ऐसे में आलम यह हो चला है कि इन सवालों को लेकर पहले लोकसभा का सचिवालय उलझा, अब कानून मंत्रालय उलझ गया है। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक। इन मुश्किलों के बीच एक सवाल बजट को लेकर उठा कि क्या वाकई सरदार पटेल की प्रतिमा के लिए जो 200 करोड़ दिया गया है और महिलाओं की सुरक्षा या बालिका सुरक्षा के मद्देनजर से 100 करोड़ दिया गया, इसके मतलब क्या है? राजनीतिक तौर पर खासा हंगामा इन सब के बीच मचते रहा। दुनिया की नजर जो हो, लेकिन देश के भीतर की राजनीतिक और सियासत को साधने के लिए आज उसको एक नई लकीर खींच दी रविशंकर प्रसाद जी ने। जरा देखिए और सुनिए। सरदार पटेल के उस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 4-5 हजार करोड़ रुपए खर्चा हो रहे हैं, जो टोटल प्रोजेक्ट है वो, जिसकी फंडिंग कई प्रकार से हो रही है। यह सिर्फ मूर्ति के लिए दिया गया है। और क्या इस देश में सिर्फ इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की मूर्तियों पर ही खर्चा होगा? हमें गर्व है कि हमने सरदार पटेल पर खर्चा किया है, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। आप क्या करेंगे 100 करोड़ में बेटी बचाओ वाले प्रोग्राम में? हम माननीय पटेल जी के स्टैचू के विषय में कुछ नहीं कह रहे, हम तो बहुत स्वागत करते हैं। भारत का जीएनपी हमेशा कहते हैं, कांग्रेस का जीएनपी है गांधी, नेहरू, पटेल, लेकिन वो बात नहीं है। तुलनात्मक रूप से आपने प्रतीकात्मक 100 करोड़ दे दिए ऐसे विशाल विषय। जाहिर है इस बहस की गुंजाइश पड़ी है, क्योंकि इस देश में याद कीजिए इससे पहले मायावती प्रतिमाओं की वजह से पहचान पाती रही और बजट में खूब लुटाती भी रही जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी।
लेकिन जाहिर है कहीं ना कहीं बजट के मद्देनजर दुनिया की नज़र कुछ और है, देश के भीतर की नज़र कुछ और है, विपक्ष की नज़र कुछ और है। और इन सब के बीच बीजेपी के नए अध्यक्ष अमित शाह घर पहुंचे, अहमदाबाद पहुंचे, जबरदस्त स्वागत हुआ, ढोल थे, नगाड़े थे, माला पहनाई गई और वहाँ उनका भाषण भी चला। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन भी वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने भी भाषण दिया। और इन सब के बीच अहमदाबाद में अपने भाषण के समय अमित शाह ने इस बात का जिक्र भी किया कि कैसे बीजेपी के जरिए देश को साधना है और बीजेपी को आगे बढ़ाना है। और तकरीबन बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जमा थे और इन सब के बीच कई नेताओं के भाषण में सबसे बेहतरीन तरीके से अमित शाह ने इस बात को रखने का प्रयास किया कि देखिए अब गुजरात की जोड़ी नंबर 1 देश की जोड़ी नंबर 1 हो चुकी है। तो ये एक स्थिति थी बीजेपी के भीतर और कहीं ना कहीं सरकार के भीतर। दस्तक के आखिर में हमें लगता है जोरा सहगल को हम याद करते हैं, आज उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन आइए जोरा सहगल के जरिए जोरा सहगल को ही जान लिया जाए। मोहब्बत मेरी महबूब नमाज, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो हमें दर का झगड़ा क्या, तेरी सूरत से है आलम में शबानो सार, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए। यूं न था, मैंने फ़क़त चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीख बेईमानत लिस्म, रेशम व अतलस व कमखाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचों बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से, लौट जाती है नजर अब भी उधर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा।